नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीजी कांस्टेबल भर्ती का जो एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग इंडिया जीके और छत्तीसगढ़ जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हालांकि आपके एग्जाम में रीजनिंग और मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने इंडिया जीएस और आपका छत्तीसगढ़ जीएस इसके क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न में। हमारा पहला प्रश्न क्या देखिए, हमारा पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? ऑप्शन दिया गया है, पहला 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा 1833 का चार्टर अधिनियम, तीसरा 1853 का चार्टर अधिनियम और चौथा 1773 का चार्टर अधिनियम। इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बताना है। तो कौन से अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया है सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे सबको समझ में चलिए देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, भारत के प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए भारत के, तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। महत्वपूर्ण जो तथ्य है, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। इन्होंने ठगी प्रथा का भी अंत किया था। और इन्होंने ना अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। किसने? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चले कुछ कुछ और अधिनियम दिए गए उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो 1833 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। बाकी कुछ कुछ और अधिनियम जो दिए गए ऑप्शन में उसको भी देख लेते हैं। देखो 1773 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत ना बंगाल के गवर्नर को बंगाल के बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल इसी अधिनियम के तहत क्या जी आपको बंगाल के गवर्नर को ना गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, बंगाल का पूछेगा तो क्या बताओगे आप? वॉरेन हेस्टिंग। क्या बताओगे? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या बताओगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और देखो 1773 के चार्टर अधिनियम के तहत ही आपका एक साल बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। कलकत्ता में क्या? सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या किया गया? स्थापना किया गया। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगे समझ में। आगे बात करते हैं, देखिए आपको 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसी के तहत क्या किया गया? इसी के तहत ना कंपनी में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कंपनी में अधिकारियों की अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन आयोजन कराना शुरू हुआ। इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ? आपका कंपनी में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराना क्या हुआ? आपका प्रारंभ हुआ। कौन से अधिनियम के तहत? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। अब क्या बच गया? 1813 का चार्टर अधिनियम। चलो 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में कुछ खास बातें बता देता हूँ। देखो जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर इसके तहत क्या किया गया था? आपका कंपनी के एकाधिकार को क्या किया गया? आपका समाप्त किया गया। किसको छोड़कर? केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर रखेगा, है ना। इसी 1813 के अधिनियम के तहत शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्च करने का, ठीक है, खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इसी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत आपका ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिला। भारत में आने की अनुमति मिला, मतलब ईसाई मिशनरी भारत में आ सकते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, है ना। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 1833 का चार्टर अधिनियम। बाकी मैंने सभी अधिनियमों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में बता दिया। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने मानव दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश की? वर्धमान महावीर, विश्वामित्र, गौतम बुद्ध या वशिष्ठ? चलो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका गौतम बुद्ध। जिन्होंने गौतम बुद्ध आंसर लगाया सबका आंसर आपका सही है, ठीक है।
तो गौतम बुद्ध ने मानव दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश की है ना। तो अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, ध्यान रखना आपका, अष्टांगिक 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 मार्ग, इसकी सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? आपका गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में कुछ कुछ तथ्य बता देता हूँ। गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अगर इसका जन्म की बात करते तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में आपका लुम्बिनी नामक ग्राम में, है ना, लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? आपका नेपाल में पड़ता है ना। इस तिथि को गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था जी आपका शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया देवी, ठीक है, महामाया देवी, महामाया देवी। तो इनके जन्म के पश्चात इनकी माता का क्या हो गया था? निधन हो गया था। लेकिन निधन होने के बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा, इनकी मौसी प्रजापति प्रजापति गौतमी के द्वारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध की अगर पत्नी की बात करते हैं, उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा, ठीक है, यशोधरा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ गौतम बुद्ध के एक पुत्र हुए जिसका नाम क्या हुआ? राहुल। इसके पुत्र का नाम क्या हुआ? जब आपका राहुल हुआ, ठीक है। इनको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि किसने मानव दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश किया था? तो गौतम बुद्ध ने। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। और अष्टांगिक मार्ग तो पता होगा आप लोग को भैया। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या था आपका? सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और आपका सम्यक आपका समाधि। ये सब क्या था? आपका अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका गौतम बुद्ध हो जाएगा। क्या होगा आपका? गौतम बुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जितना डिमांड है उसके आधार पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल है? देखो, गैर धातु मतलब अधातु की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? अधातु, है ना। गैर धातु मतलब अधातु की बात हो रहा है, नॉन मेटल की बात हो रहा है। तो अधातु किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा भाई, है ना। अधातु ये क्या होती है? ये आपको उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। जनरली देखा जाए तो अधातु में ये आपका उस अधातु में चमक नहीं पाया जाता, ठीक है। अधातु में आपका ठोस, द्रव और गैस इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अधातु में आपका तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अधातु में आघात और दृढ़ता का गुण नहीं पाया जाता। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा आपका अधातु कमरे के तापक्रम पर तरल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया ना, ब्रोमीन, सबका आंसर आपका सही है। जो ब्रोमीन है ना, ये रूम टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है? आपका तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। जबकि अगर धातु में देखें तो धातु में पारा, मेटल की बात करते हैं तो आपका जो पारा है, पारा वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अधातु की बात करते हैं तो जो ब्रोमीन है ना, ये आपको रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ब्रोमीन के कंपाउंड की बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा एजीबीआर, एजीबीआर, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। और इसका प्रयोग आपको फोटोग्राफी में करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में, ठीक है। फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोग को पता होगा आपका ये, है ना, ये क्या पता होगा आपको? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सब आपको किस में आते हैं? ये सब आपको हैलोजन एलिमेंट में आते हैं। किस में आते हैं? हैलोजन एलिमेंट में आते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए आपका ये आयोडीन, आयोडीन नमक हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसकी कमी से घेंघा रोग, है ना, घेंघा रोग नामक बीमारी होता है, जिसको ग्वाटर डिजीज के नाम से भी आपको जाना जाता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कार्बन के बारे में तो पता होगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलन का, इसमें सबसे ज्यादा श्रृंखलन श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कैटिनेशन पावर इसका सर्वाधिक होता है। कार्बन के 4 अपरूप होते हैं, पता होगा, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरिन और ग्राफीन। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं गंधक। गंधक मतलब सल्फर की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? जो आपका सल्फर, ठीक है, सल्फर, सल्फर की बात हो रहा है। आपका अदरक, प्याज, लहसुन, इससे किसकी गंध आती है? सल्फर की गंध आती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ब्रोमीन हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको ब्रोमीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यदि खाली स्थान होती है तो एक वस्तु का संतुलन मूल्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। बताना है आपको, ये खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा? आपूर्ति में कमी के साथ मांग में वृद्धि, मांग और आपूर्ति दोनों में वृद्धि, और आपका मांग और आपूर्ति दोनों में कमी, और मांग में कमी के साथ आपूर्ति में वृद्धि। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? यदि क्या होगी तो एक वस्तु का संतुलन मूल्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यदि आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होगी। देखो, यदि आपूर्ति में कमी होगी और उसके साथ साथ अगर मांग में वृद्धि होती है, तो उस कंडीशन में वस्तु का संतुलन मूल्य निश्चित रूप से क्या होगा? आपका बढ़ेगा। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया, जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया, सबका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आपूर्ति में
कमी के साथ मांग में अगर वृद्धि होगी तो एक वस्तु का संतुलन मूल्य निश्चित रूप से क्या होगा, जो आपका बढ़ेगा, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या देखते हैं, देखिए 9वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 ये कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली भारत, बाली इंडोनेशिया, कोलंबो श्रीलंका या जकार्ता इंडोनेशिया। देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। जो आपका 9वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति आपका 24 ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। कहा? जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसको भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। आप देखो करंट अफेयर क्वेश्चन है ना, इसमें ध्यान रखना कि हाँ यहाँ आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं। देखिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। इसका आप लोग को आंसर करना है। चलिए देखिए कौन सा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर आपका वित्त मंत्रालय। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। और वित्त मंत्रालय का गठन 24 अक्टूबर 1946 को किया गया था। कब? आपका 24 अक्टूबर है ना, 24 अक्टूबर 1946 को 1946 को इसका क्या किया गया था? आपका गठन किया गया था। आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना वित्त मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है जी? सबको पता होगा, निर्मला सीतारमन जी है ना। वित्त मंत्रालय के, याद रखना वित्त मंत्रालय के वर्तमान वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो आपका निर्मला सीतारमन जी है। कौन है? निर्मला सीतारमन ना, निर्मला निर्मला सीतारमन जी है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलो इसका सही आंसर आपको वित्त मंत्रालय। गठन कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1946 को। ये आपका ईयर याद रखना है, 1946 को। और वित्त मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? आपका निर्मला सीतारमन जी है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? कैलोरी, बीटीयू, किलोवाट घंटा या आपका फोन। बताने की कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आपका ऊर्जा कहा जाता है। देखो कैलोरी तो है, बीटीयू भी है, किलोवाट घंटा भी है, ये फोन है, ये आपका ना आपका ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखो आपका कैलोरी की बात करते हैं ना, तो एक कैलोरी मैंने आप लोग को बताया भी था साइंस में। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? आपका 4.2 जूल होता है ना। एक कैलोरी की अगर बात होगा तो कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा की बात करते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका कितना होता है? 1000 वाट होता है। कितना होता है? आपका 1000 वाट होता है। ठीक है, अगर जूल के फॉर्म में पूछेंगे है ना, अगर जूल के फॉर्म में पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो क्या बताओगे आप? 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल होता है ना। 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल ये होता है आपका। अगर 1 किलोवाट घंटा को अगर आप जूल के फॉर्म में बताओगे तो कितना होगा आपका? 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल होता है। याद रखिएगा। बाकी बीटीयू का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताओगे आप? बीटीयू का फुल फॉर्म होता है आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश थर्मल थर्मल यूनिट, ये आप लोग को याद रखना है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फोन। बाकी कैलोरी, बीटीयू अर्थात ब्रिटिश थर्मल यूनिट और किलोवाट घंटा ये क्या आपका ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है आपका? 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल होता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलो 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल ये होता है आपका 1 किलोवाट घंटा, इसका वैल्यू होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या देखते हैं, चलिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को जोड़ा? 21A, 39A, 20A या 56C। बताना है कि 86वां संविधान संशोधन। देखो यहाँ से चीज समझ में आ रहा है कि जो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? आपका 2002 में। तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तो इन्होंने भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद को जोड़ा? तो इसका सही आंसर आपका 21A है ना। जिन्होंने 21A लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ना शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसके शिक्षा अधिकार को इसके तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना। और कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कौन से नंबर का है? 86वें है ना। संविधान संशोधन कौन से क्रम का है? 86वें संविधान संशोधन है। कब हुआ था आपका? ये 2002 में होता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को इसी के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये आप लोग को याद रखना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्या देखते हैं, देखिए हर शरीर एक सीधी रेखा पर समान गति के साथ अपनी प्रारंभिक अवस्था या गति को बनाए रखता है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता है। इसमें से किसका कथन है? न्यूटन के घर्षण के नियम का, या न्यूटन की गति का पहला नियम का, या न्यूटन की गति का दूसरा नियम का, या न्यूटन की गति का तीसरा नियम का? देखो जो न्यूटन की गति का पहला नियम है ना, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन की गति का पहला नियम, उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम।
ठीक है। और न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो आपका बल को परिभाषित करता है। किसको? बल को। ये बल को परिभाषित करता है, बल को परिभाषित करता है, आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू क्या होता है आपका ए में होता है। ठीक है। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या आपका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, ये तीसरा नियम है। तो देखो, जड़त्व किसे कहते हैं? इनर्शिया किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था और गतिवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है। और न्यूटन की गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये आपका न्यूटन की गति का पहला नियम है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हर शरीर एक सीधी रेखा पर समान गति के साथ अपनी प्रारंभिक अवस्था गति को बनाए रखता है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता है। इसमें से किसका कथन है? तो उसका सही आंसर न्यूटन की गति का पहला नियम। बाकी न्यूटन का गति का दूसरा नियम है आपका बल को परिभाषित करता है, आप लोग को ध्यान रखना है। और न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के रूप में जाना जाता है। अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में समान रूप से प्रतिक्रिया होती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका न्यूटन की गति का पहला नियम, और इसी को ही आपका जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या महावीर स्वामी? बताना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है। अगर मैं जैन धर्म के संस्थापक की बात करता हूँ, ठीक है, जैन धर्म की अगर मैं संस्थापक की बात करता हूँ, संस्थापक संस्थापक कौन हो गए? आपका ऋषभ देव जी है ना, ऋषभ देव संस्थापक हुए, और ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। कौन हुए? प्रथम तीर्थंकर। ये प्रथम तीर्थंकर हो गए। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? जिसका सही आंसर को पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है ना। और आपका 24वें महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ आपका 23वें तीर्थंकर हुए, और जो आपका महावीर स्वामी है ना, ये कौन से क्रम के आपका तीर्थंकर हुए? 24वें क्रम के तीर्थंकर हुए, है ना। कुल टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर। टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, ध्यान रखना। जिसमें से ना आपका जो ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर हुए, इसी को संस्थापक के रूप में जानते हैं। और पार्श्वनाथ 23वें क्रम के हुए, और महावीर स्वामी आपका 24वें क्रम के हुए। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। पहला 23वां 24वां यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, आप लोग को ध्यान रखना है ना। और ये 22वां पूछेगा, मान लो कि 22वां, तो 22वां आप लोग को बताना है अरिष्ट नेमि। अगर मान लो कि 22वां पूछ देगा तो क्या बताओगे? जब अरिष्ट नेमि आप लोग को बताना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एल्यूमिनियम लवण क्या है? पोटासियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट या एल्यूमिनियम क्लोराइड? अच्छा, जो लोग सेविंग वगैरह किए होंगे ना, सेविंग वगैरह जो करवाते होंगे सैलून वगैरह में, तो सैलून वाले इसका यूज करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? पोटास एलम। और पोटास एलम को किस नाम से जानते हैं? फिटकरी के नाम से। किस नाम से? फिटकरी के नाम से। ठीक है, फिटकरी के नाम से। तो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एल्यूमिनियम लवण क्या है? आपको पोटास लवण, इसी को फिटकरी बोलते हैं। ठीक है। इससे अगर रासायनिक सूत्र की बात करता हूं तो KAlSO4 आपका ट्वाइस हो जाएगा। ये सेविंग के बाद उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। जब सेविंग होता है तो सेविंग के बाद ना उपचार के रूप में इसका क्या किया जाता है? आपका उपयोग किया जाता है। किसका? आपका फिटकरी का। इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं, चलिए देखिए, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का समकालीन था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या बनूर? आपको बताना है कि किस मुगल शासक का समकालीन था जो सूरदास जी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जो आपको अकबर। इसका सही आंसर आपको अकबर। और अकबर का शासन अवधि कब से कब तक था? आपका 1556 से आपका 1605, है ना। आपका अकबर का शासन अवधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1556 से 1605 के बीच इसकी शासन अवधि था। और जो आपका सूरदास जी है वो किसके समकालीन हुए? तो किसके समकालीन हुए? अकबर के समकालीन हुए। आप लोग को ध्यान रखना है ना। इसका जन्म आपका सूरदास का जन्म आपका कब हुआ था? 1478 में। अगर मैं सूरदास के जन्म की बात करता हूँ, सूरदास की अगर मैं जन्म की बात करता हूँ तो 1478, क्या बताओगे आप? 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है। सूरदास जी के आपका रचना का नाम सूरसागर है ना, सूरसारावली, सूरसारावली, सारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी, ये सब इसकी रचनाओं के नाम है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, ये सूरदास जी के रचनाओं के नाम है। तो सूरदास किस मुगल शासक का समकालीन था? तो आपको अकबर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछे कभी हुमायूं, हुमायूं का शासन अवधि कब से कब तक था? तो आपका ये आपका 1530 से 1545। एक तो इसका पहला इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद ना ये 1500 आपका 55-56 को एक बार और आए थे। तो 1530 से 45 और 1555 से 56, है ना। 1555 से 1556 ये किसका शासन अवधि था? आपका हुमायूं जी का। बाकी ये इसको तो पता होगा शाहजहां का। तो शाहजहां का शासन अवधि था आपका 1624 से 1658। ध्यान रखना, इसका शासन अवधि था आपका 1624 से आपका 1658। ये शाहजहां का शासन अवधि था।
तो हमारा ये क्वेश्चन था कि किस मुगल शासक का समकालीन था सूरदास जी, तो आपको बताना है अकबर जी का। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? बाण भट्ट का, कबीर का, कालिदास का, सूरदास जी का? सबको पता होना चाहिए। जो मालविका अग्निमित्रम है किसकी रचना है? तो ये आपका कालिदास से पूछा गया प्रश्न है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, शाकुंतलम। ठीक है, रघुवंशम, 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 मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम, मेघदूतम। साथ ही साथ आपका देखो मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ये सब किसकी रचनाओं के नाम है? ये सब आपका कालिदास जी की रचनाओं के नाम है। इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। बाकी बाण भट्ट का हो जाएगा आपका बाण भट्ट का है जो आपका हर्ष चरित्र और कादम्बरी है ना। बाण भट्ट की अगर हम लोग बात करें तो हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र हो जाएगा। साथ ही साथ एक और आपको कादम्बरी, हर्ष चरित्र और कादम्बरी हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कबीर। कबीर का तो आप लोग को पता होगा, कबीर ग्रंथावली हो जाएगा, या आप बताओगे बीजक बता दोगे है ना, बीजक हो गया। ठीक है, आपका कबीर ग्रंथ बीजक, ये बीजक है। और साथ ही साथ कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली बीजक हो गया, कबीर ग्रंथावली। ये सब किसकी रचनाओं के नाम है? ये सब आपका कबीरदास जी की रचनाओं के नाम है। बाकी सूरदास की रचनाओं के नाम तो मैंने बता दिया था, सूर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी है ना। डायरेक्ट आपका सूर सागर हो जाएगा, सूर सागर, सूर सागर। ठीक है, सूर सारावली, सूर्य सारावली हो जाएगा। साथ ही साथ और क्या होगा आपका? साहित्य लहरी। क्या हो जाएगा जो आपका? साहित्य, साहित्य लहरी। ये सब किसके रचनाओं के नाम है? ये सब आपका सूरदास जी के रचनाओं के नाम है, याद कर सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं देश प्रश्न, बढ़ते हैं देश प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए जिम्मेदार नहीं है? मतलब पूछा जा रहा है कि कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। आपका CO2, जलवाष्प, N2O या SO2? देखो आपका CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, आपका ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी है। लेकिन आपका ये है ना जो आपका फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है ना, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस या वैश्विक उष्मन के लिए जिम्मेदार नहीं है, या ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। कौन सा? आपका फोर्थ ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। चलो देखो आपका CO2 हो जाएगा, आपका मीथेन हो जाएगा, मीथेन के साथ साथ आपका ये नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा है ना, ऑक्साइड। साथ ही साथ आपका हो जाएगा जलवाष्प, जलवाष्प, जलवाष्प। साथ ही साथ आपका CFC, CFC है ना। ये सब क्या? ये सब आपको ग्रीन हाउस गैस है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन यहाँ पास SO2 है ना, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। साथ ही साथ आपका एक और है जो आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी आपको ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। क्या होगा आपका? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? लेजर का, रेडियो तरंग का, पराश्रव्य तरंग का और एक तरंग का? देखो एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा किसका उपयोग करते हैं? तो उसका सही आंसर आपका औरक्त तरंग, जिसको इंफ्रारेड वेव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इंफ्रारेड वेव के नाम से जानते हैं। और इसकी खोज किसने किया था? विलियम हर्सल, विलियम विलियम हर्सल जी, विलियम हर्सल के द्वारा इसकी खोज किया गया था। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्यान रखना एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट इंफ्रारेड वेव, अर्थात जितने जो आपको गर्म वस्तुएं होती है ना, वो आपका औरक्त तरंगे उत्सर्जित करते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना आपका एवरी, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट, एवरी हॉट, हॉट ऑब्जेक्ट एमिट, एमिट इंफ्रारेड वेव, ये आप लोग को ध्यान रखना है ना। इसका उपयोग आपका रिमोट, टीवी रिमोट में होता है। साथ ही साथ और कहा करता है आपका थर्मल इमेज वगैरह बनाने में, थर्मल इमेज, थर्मल इमेज बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलो ये मैंने बता दिया औरत किरण के बारे में। अब बात करते हैं आपका रेडियो तरंग। इसकी खोज किसने किया था? हर्ट्ज है ना, इसकी खोज हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने किया था। ध्यान रखना इसका प्रयोग आपका FM रेडियो हो गया, FM रेडियो में होता है। साथ ही साथ आपका DTH हो गया, DTH वगैरह, इन सब में किसका प्रयोग होता है? आपका रेडियो तरंग का। पराश्रव्य तरंग आप लोग ने पढ़ा होगा। देखो ध्वनि तरंग की बात करते हैं, ध्वनि तरंग 3 प्रकार का होता है, श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। तो जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, सोनार वगैरह में इसका यूज किया जाता है। किसका? पराश्रव्य तरंगे का। ठीक है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है। चलो पराश्रव्य तरंगे के बारे में बता दिया। आगे बात करते हैं उसके बाद लेजर। ठीक है, लेजर के बारे में तो आप लोग को पता होगा। आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना है लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म, लेजर का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका औरक्त तरंगे हो जाएगा। क्या होगा जो आपका? औरक्त तरंगे। लेजर का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? बाबर, औरंगजेब, हुमायूं या जहांगीर? बताना है कि किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर करने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका औरंगजेब हो जाएगा। जिन्होंने आपको सेकंड ऑप्शन लगाया ना, सेकंड ऑप्शन सबका आंसर आपका सही है। इसका शासन अवधि 1658 से
1658 से 1707, इसके बीच इसकी शासन अवधि था, है ना। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते थे। किस नाम से? इसको जिंदा पीर के नाम से जानते थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आपका संगीत हो गया, संगीत के साथ साथ आपका नृत्य हो गया, नृत्य के साथ साथ आपका वाद्य यंत्र हो गया, वाद्य यंत्र वगैरह, इन सब पर क्या कर दिया था? इन सब पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। क्या कर दिया था? जब पर प्रतिबंध प्रतिबंध लगा दिया था, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाए, सबका आंसर क्या होगा जी? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या देखते हैं? देखिए, तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के माध्यम से तारों के कौन से कारण से है? अपवर्तन, परिक्षेपण, प्रकीर्णन या परावर्तन? बताना है कि आपका जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के माध्यम से तारों के किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना, इसमें कौन सी घटना होती है? इसमें कौन सी घटना होती है? तो आपका प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए हमको प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, जैसे कि आपका, अगर आप किसी छड़ को, है ना, किसी छड़ी को पानी में डुबाते हो तो आपका कैसा टेढ़ा दिखता है? जैसे कि आप स्विमिंग पूल वगैरह में जा रहे हो, है ना, तो कम गहरा दिखता है। या जैसे कि आप सिक्के को जो पानी में डाल रहे हो तो सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो सब प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना। बाकी यार प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश के कणों का, है ना, या प्रकाश किरणों का धूल के कणों और आपका अन्य गैसों से टकराकर बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। बाकी प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलीदार सतह पर टकराते हैं तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका अपवर्तन होगा। क्या होगा? आपका अपवर्तन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका नीलगिरी। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपका डोडा बेटा की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितना है आपका 2637 मीटर। ठीक है, जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा की जो आपका चोटी है, इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई कितना है? जो आपका 2637 मीटर है। लेकिन ध्यान रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो अनाईमुड़ी की चोटी, है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या बताओगे? अनाईमुड़ी की चोटी। ठीक है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी की चोटी, इसकी हाइट कितना है आपका? 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी देखो, आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, है ना, इसकी अगर हम लोग ऊंची चोटी की बात करते हैं तो इसकी ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? आपका सद्भावना चोटी, है ना। उसका आपका ऊंचाई है आपका 752 मीटर। ध्यान रखना, सद्भावना चोटी, सद्भावना, सद्भावना चोटी या सद्भावना शिखर, इसकी ऊंचाई कितना है आपका? 752 मीटर है। ठीक है, 52। और सतपुड़ा सतपुड़ा रेंज की अगर मैं सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ तो इसका है आपका सतपुड़ा रेंज का आपका धूपगढ़ की चोटी। क्या हो जाएगा? आपका धूपगढ़, है ना, धूपगढ़ की चोटी हो जाएगा। और धूपगढ़ की चोटी की अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो इसकी हाइट है आपका 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर। बाकी अरौली पर्वत की ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितना है आपका? 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? जो डोडा बेटा चोटी है वो आपका नीलगिरी। जिन्होंने नीलगिरी लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सही है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या देखते हैं? चलिए देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह जी ने, खान बहादुर खान ने, टाटिया टोपे ने या नाना साहब ने? बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कुंवर सिंह। किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, चलो अब मैं आप लोग को बताता हूँ 1857 का जो आपका क्रांति हुआ था उसमें जो विद्रोह किए थे तो किसने किसने कहां से विद्रोह किया था? मैं आप लोग को नाम का लिस्ट दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आपका दिल्ली, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, दिल्ली में आपका बहादुर शाह द्वितीय, है ना, दिल्ली में। दूसरा आपका लखनऊ में बेगम हजरत महल, है ना, लखनऊ, लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम, बेगम हजरत महल, हजरत महल हो जाएगा, हजरत महल। कानपुर में क्या होगा आपका? नाना साहब। कानपुर में क्या होगा जो आपका? नाना साहब। ठीक है, नाना साहब। तीनों को याद करिए पहले तो। सबसे पहले मैंने बताया, क्या बताया आपका? दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल और कानपुर में आपका क्या होगा आपका? नाना साहब हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर में तात्या टोपे और झांसी में लक्ष्मीबाई। पता होगा आप लोग को, ग्वालियर में तात्या टोपे, लिख दे रहा हूँ देखो, ग्वालियर, ग्वालियर में क्या होगा? ग्वालियर में आपका तात्या टोपे, तात्या तात्या टोपे हो जाएगा। ठीक है, और आपका झांसी में, झांसी में क्या होगा आपका? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में जी आपका रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई हो जाएगी, है ना, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। और आपका बिहार में, ठीक है, बिहार, बिहार में कुंवर सिंह जी, बिहार,
बिहार में क्या होगा आपका? कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह, ध्यान रखना है। तो यही तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि भैया बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी ने किया था। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलाहाबाद में लियाकत अली, ध्यान रखना, ठीक है। आपको इलाहाबाद में लियाकत अली, यहाँ पर लिख रहा हूँ इलाहाबाद। इलाहाबाद में किसने किया था? लियाकत अली जी ने, ठीक है। लियाकत अली जी ने किया था आपका विद्रोह, ठीक है, 1857 की क्रांति का। तो ये सब ध्यान रखना, इसका सही आंसर आपको कुंवर सिंह हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, या एमजी रनाडे जी ने? बताने कि किसने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया ना, सबका आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो दादा भाई नौरोजी है, इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। मैं क्या बोला? भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, ध्यान रखना है ना। इन्हें इन्हें भारतीय 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 अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, दरअसल इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया था। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने भारत में सबसे पहले ना आपका राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया था। भारत में सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने का क्या किया था? आपका प्रयास किया था। किसने? आपका दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और ध्यान रखना इसके बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये ना 1800 आपका 86, 1893 और 1906 में, कब कब आपका 1886 हो जाएगा, 1800 आपका 93 और आपका 1906, ठीक है। इसमें आपको ये आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या बने? ये अध्यक्ष बने। क्या बने? अध्यक्ष बने थे। कब कब? ये ध्यान रखना, 1886 ध्यान रखना, उसके बाद 1893 और 1906, इसमें ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने इस स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था 1906 में, है ना। इन्होंने स्वराज शब्द का, शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। सबसे पहला स्वराज शब्द का सबसे पहला क्या किया था? आपको प्रयोग किया था जब आपको कांग्रेस का 1906 में जब अधिवेशन हुआ था ना, तब उसमें उन्होंने स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया था। इसको भी आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना। कलकत्ता अधिवेशन था आपको 1906 में, उस वही आपको इन्होंने क्या किया था? आपका स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो सबको पता होगा, है ना। गोपाल कृष्ण जो गोखले, इसके बारे में सबको पता होगा। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। इसके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, ध्यान रखते हैं, सर्वेंट ऑफ, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया इंडिया सोसाइटी, सोसाइटी के क्या थे? जब पर संस्थापक थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक में, ध्यान रखना। और इसके बारे में आपने एक चीज और पढ़ा होगा, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी है ना, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन था आपका? गांधी जी के, ये आपको गांधी जी के ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के ना राजनीतिक राजनीतिक गुरु थे। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या बच गया? बाल गंगाधर तिलक। इसको लोकमान्य किसे जानते थे? किस नाम से? लोकमान्य, लोकमान्य से इसको जानते थे। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं से देकर रहूंगा। ये किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ना भारतीय अशांति के जनक के नाम से जब भी जाना जाता है। किस नाम से? भारतीय अशांति के जनक। भारतीय भारतीय अशांति के जनक, ठीक है, ऐसा इसी के बारे में बोला गया था कि भारतीय शांति के जनक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, है ना। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो ये सब आपसे बनना चाहिए जी, ठीक है। और क्या बच गया? एमजी रनाडे। चलो एमजी रनाडे के बारे में भी ध्यान रखना, एमजी रनाडे के बारे में ध्यान रखना। ये ना आपका एक सभा था, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। ये पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सार्वजनिक सभा के, पूना सार्वजनिक सभा के क्या हुए? संस्थापक हुए। ये क्या हुए? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक हुए, ध्यान रखिएगा। चलो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। बाकी सभी तथ्यों को ध्यान रखिएगा जो जो मैंने आप लोग को बताया। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चक्रवात के विरुद्ध अवरोध के रूप में कार्य करने वाला वन कौन सा है? अल्पाइन वन, मैंग्रोव वन, या मानसून वन, या सदाबहार वन? जब चक्रवात आता है तो अवरोध के रूप में कौन सा वन कार्य करता है? तो उसका सही आंसर आपका मैंग्रोव वन हो जाएगा। क्या होगा? आपको मैंग्रोव वन। ये तूफान वृद्धि, धाराओं, लहरों और ज्वार के कटाव को ना कम करते हुए समुद्र तट को क्या रखता है? आपको स्थिर रखता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको मैंग्रोव वन हो जाएगा। क्या होगा? आपको मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल वगैरह हो गया ना, यहाँ आपको मैंग्रोव वन आपको देखने को मिल जाएगा, वहां जाओगे तो चक्रवात के विरुद्ध अवरोध के रूप में कार्य करने वाला वन कौन सा? आपको मैंग्रोव वन, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने आपको सेकंड ऑप्शन लगाया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मसल्स में, मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है? पसीने के दौरान पानी की कमी कारण, या थकी हुई मांसपेशियों द्वारा एरोबिक प्रतिक्रिया के सांस लेना, तीसरा रक्त परिसंचरण में वृद्धि के कारण, और चौथा लैक्टिक अम्ल का संचय के कारण। तो मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है? इसका सही आंसर आपको लैक्टिक अम्ल का संचयन, ठीक है। देखो आप लोग को पता होगा जो श्वसन है आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है, और एक क्या होता है जो आपका अनॉक्सी,
एक ऑक्सी और एक अनऑक्सी होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में आपका ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या होता है? आपका ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनऑक्सीजन में ग्लूकोज का क्या होता है? आपका अपूर्ण रूप से क्या होता है? जो आपका ऑक्सीकरण होता है अपूर्ण रूप से, ठीक है। ऑक्सीजन के फलस्वरूप क्या होता है? इसमें 38 एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 38 एटीपी की ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अनऑक्सीजन के फलस्वरूप आपका 2 to 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन के फलस्वरूप कोई भी आपका बाई प्रोडक्ट है, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, क्योंकि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। लेकिन अनऑक्सीजन के फलस्वरूप आपका बाई प्रोडक्ट बनता है आपका। अगर बात करें एनिमल्स में ना एनिमल्स में क्या बनते हैं? लैक्टिक एसिड। क्या बनते हैं आपको? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड जब उसके मसल्स में जाके जमा होते हैं तभी थकावट का वो कारण बनता है। इसलिए इसका सही आंसर आपको लैक्टिक अम्ल का संचय, जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया है सबका आंसर क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? अमाशय की परत की रक्षा करना, वसा को पचाना, भोजन में कीटाणुओं को मारना या प्रोटीन को पचाना। अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है ये आप लोग को बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अमाशय की परत को रक्षा करना, है ना। अमाशय की परत की रक्षा करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अमाशय के बारे में पता होगा, अमाशय हमारे शरीर का एक अम्लीय माध्यम होता है। यहाँ शांत HCl पाया जाता है, ठीक है। अमाशय एक ऐसे स्थान है जहाँ से भोजन वापस हमारे मुख के माध्यम से बाहर आ सकता है। अमाशय ही हमारे शरीर में भोजन की मात्रा का निर्धारण करता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अमाशय के अंतर्गत ही आप लोग को ये पढ़ाया था मैंने, पेप्सिन है ना, रेनिन, ये सब एंजाइम मैंने आप लोग को बताया था। यहीं से क्या होता है? आपको स्त्रावित होते हैं, ठीक है। पेप्सिन आपका, रेनिन हो गया। पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन आपका दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर आपको अमाशय की परत की रक्षा करना, ठीक है। तो अमाशय द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका क्या है? ये अमाशय की परत की रक्षा करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या देखते हैं, चलिए देखिए। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है? औद्योगिक विकास, गरीबी का अनुपात, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय। आपको बताने इसका सही आंसर क्या होगा? तो किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस मतलब कौन सा मापदंड है? इसका सही आंसर आपका प्रति व्यक्ति आय। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? अगर आप राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दोगे, है ना, अगर आप राष्ट्रीय आय को किससे जी? कुल जनसंख्या से। राष्ट्रीय आय को अगर आप कुल जनसंख्या से क्या कर दोगे? भाग दे दोगे, तो क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। तो ध्यान रखना, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा मापदंड होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को अपनाया था? वापस से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, देखिए। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को अपनाया था? ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या आयरलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका आयरलैंड। इसका सही आंसर आयरलैंड। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इसको आयरलैंड के सिद्धांत से स्वीकारा गया, ठीक है, अपनाया गया। तो इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? आपको फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन के आपका संविधान से क्या क्या चीजों को लिया गया है? संस्था आपका सरकार का संसदीय स्वरूप हो जाएगा, है ना। सरकार का संसदीय स्वरूप हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया, सरकार का संसदीय स्वरूप हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद हो जाएगा। साथ ही साथ विधि का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, है ना, विधि का नियम हो जाएगा। विधि के नियम के साथ साथ आपका विधायी प्रक्रिया हो जाएगा। विधायी प्रक्रिया के साथ साथ आपका एकल नागरिकता, है ना। ये सब कहाँ से हमने लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। अब बात करते हैं जर्मनी से हमने क्या लिया? तो ध्यान रखना, जर्मनी में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का जो निलंबन होता है, इस कॉन्सेप्ट को हमने जर्मनी से लिया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, ठीक है। आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, ठीक है। मौलिक अधिकार का निलंबन, इस कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया है? इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है कहां से? आपका जर्मनी के संविधान से, है ना। और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? ध्यान रखना, संविधान संशोधन या राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, इसके कॉन्सेप्ट को हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संविधान संशोधन, साथ ही साथ जो आपका राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्यों का जो आपका चुनाव है,
ये हमने कहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लिया है, आपका दक्षिण अफ्रीका से। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को अपनाया था, तो आपका आयरलैंड हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए जानी जाती है? नर्मदा, सोन, चंबल या ताप्ती? इसका सही आंसर क्या होगा पता है जी? किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि अर्थात रिवाइंस के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर आपका चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी। ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है चंबल नदी ना, ये आपका यमुना की क्या है, आपका सहायक नदी, यमुना की सहायक सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यही जो आपको नदी है, इसकी घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए जानी जाती है, आप लोग को याद रखना है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान है ना, साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश के साथ साथ आपका राजस्थान, राजस्थान के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश यहाँ से प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। और नर्मदा नदी के बारे में तो आप लोग को पता होगा, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक अमरकंटक की पहाड़ी से क्या हुआ, इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी। और नर्मदा नदी क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना। पश्चिम की ओर बोला जा रहा हूँ, पूर्व की नहीं, पश्चिम की ओर। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी? आपका नर्मदा नदी है ना। और तापी नदी है सेकंड नंबर में आता है। तापी नदी आपका प्रायद्वीपीय भारत में, देखो ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तो पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो नर्मदा नदी है, नर्मदा फर्स्ट नंबर में आएगा। सेकंड नंबर में क्या जाता है जी आपका? सेकंड नंबर में तापी नदी आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी और तापी नदी ये दोनों ना भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सोन नदी के बारे में क्या ध्यान रखना है, जो सोन नदी ना, ये गंगा नदी की ना सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। सोन नदी की आपको गंगा नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, दक्षिणी सहायक नदी है, ये आप लोग को ध्यान रखना। गंगा नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी कौन सी नदी? आपका सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्जिन प्रथम, लॉर्ड एल्जिन द्वितीय और लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड एल्जिन प्रथम था, लॉर्ड एल्जिन द्वितीय था, या लॉर्ड कर्जन था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। देखो आपको 1905 में क्या होता है, 1905 में क्या हुआ था? आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका? बंगाल का ना, बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन था, और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे जी आपका? लॉर्ड कर्जन कौन थे उस समय? वायसराय थे। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और इस समय और क्या ध्यान रखना है, इस समय क्या ध्यान रखना है, इसी समय आपका विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, रेले आयोग का गठन हुआ था इसी समय ना, कर्जन के समय आपका विश्वविद्यालय अधिनियम क्या हुआ था आपका? पारित हुआ था, पहला चीज। इसी समय क्या हुआ था आपका? रैले आयोग का गठन हुआ था। किसका? रैले आयोग का। ठीक है, रैले रैले आयोग का गठन किया गया था, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी यार ये तो पता होगा, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी की हड़प नीति आपने सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी की हड़प नीति आपने सुना होगा। और अगर डलहौजी के कार्यकाल की बात करते हैं तो डलहौजी जी थे ना, ये आपका 1848 से 1856 तक काम किए थे। कब? आपका 1848 से आपका 1856 तक, मतलब ये वायसराय के रूप में कार्य किए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको लॉर्ड कर्जन। 1905 में इस समय बंगाल का विभाजन हुआ था इसी के समय, और इसी के समय विश्वविद्यालय अधिनियम आया और रेले आयोग का भी गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन जी, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? देखो आप लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, 4 आपका एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, या सर जॉन स्टुअर्ट था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या आपका लॉर्ड वेलेस्ली था? आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग। जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया, सबका आंसर सही है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका वॉरेन हेस्टिंग। चलो देखिए, अब मैं चार्ट बना रहा हूँ, इसमें समझ में आ जाएगा आप लोग को। जो प्रथम प्रथम आपका एंग्लो मैसूर हुआ था, प्रथम कब हुआ था? प्रथम हुआ था आपका 1767 से 1769। ठीक है, 1767 से 1769 के मध्य हुआ था प्रथम जो हुआ था। और प्रथम जो हुआ था इसमें किसकी संधि हुआ था? तो मद्रास की संधि हुआ था। ठीक है, द्वितीय आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका, ये तो प्रथम हो गया, उसके बाद द्वितीय ना, प्रथम के बाद आपका ये द्वितीय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आपका 1780 से 1784 के बीच में। ठीक है, और जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे जी आपका? वॉरेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। और इस समय किसकी संधि हुआ था? मैंगलोर की संधि हुआ था। किसकी? मैंगलोर की संधि हुआ था, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है,
तृतीय जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1790 से 1792 के मध्य हुआ था, ठीक है। और इस समय कौन सा संधि हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इस समय कौन थे? इस समय थे कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वायसराय कौन थे? कार्नवालिस थे। कौन थे? जब कार्नवालिस थे, मतलब वायसराय वो तो गवर्नर कौन थे? कार्नवालिस थे। और जो चौथा हुआ था, चौथा ये 1799, और इसी के दौरान क्या होता? 1799 में क्या होता आपका किसका जी आपका टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। जो आपका चौथा जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था, ध्यान रखना। और इस समय अगर इस समय पूछेगा चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस समय कौन था आपका गवर्नर जनरल? तो आपको बताना है वेलेजली जी। कौन था आपका? वेलेजली, ठीक है, वेलेजली था। इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767-69। कौन सा संधि के तहत ये समाप्त होता है? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 84। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। और कौन सी संधि होता है? मैंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 से 92। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? कार्नवालिस। कौन सी संधि होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा होता 1799 वेलेजली। इसी के दौरान आपका टीपू सुल्तान की क्या हो गया था? आपका मृत्यु हो गया था। आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या देखते हैं, देखिए। बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या वित्त मंत्रालय? आपको बताना है जो आपका बैंक रेट जो होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई, आरबीआई के नाम से जानते हैं। यही क्या करता है? यही आपका बैंक दर, ठीक है। यही क्या करता है जी? आपका बैंक दर, ठीक है। बैंक दर, बैंक दर क्या करता है जी? तय करता है। बैंक दर तय करता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। जो बैंक दर है आधिकारिक ब्याज दर को संदर्भित करता है। जो बैंक दर है ये आपका आधिकारिक बैंक दर है, आधिकारिक बैंक दर किसको संदर्भित करता है जी? अधिकारित, अधिकारित आपका ब्याज दर को, अधिकारित ब्याज दर को संदर्भित करता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आप लोग ने पढ़ा होगा रेपो दर, आपने पढ़ा होगा रेपो दर, और आपने पढ़ा होगा रिवर्स रेपो दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। अब जानते हैं ये रेपो दर, रिवर्स रेपो दर क्या होता है? सी आपका सी आर आर है ना, CLR आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग से पूछता है रेपो दर क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, तो याद रखना आपका जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, ध्यान रखना। जिस दर से जो आरबीआई है, आरबीआई अन्य बैंकों को, जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों को क्या करता है? आपका ऋण देता है। जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है वो क्या कहलाता है? आपका रेपो दर कहलाता है, ठीक है। और आपका जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों से उधार लेता है, अन्य बैंकों से, जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों से क्या लेता है? जब आपका उधार लेता है, ये क्या कहलाता है? ये आपका रिवर्स रेपो दर कहलाता है, ठीक है। और CRR का फुल फॉर्म आरक्षित नगद अनुपात होता है, ठीक है। आरक्षित, आरक्षित नगद अनुपात, इसका फुल फॉर्म आरक्षित नगद अनुपात हो जाएगा, ठीक है। और CLR का सांविधिक तरलता अनुपात सांविधिक, सांविधिक तरलता, सांविधिक तरलता, तरलता अनुपात इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको एक और होता है OMO, OMO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका ओपन, ओपन मार्केट, है ना, ओपन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये, ठीक है। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है, कई बार इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। CRR मतलब आरक्षित नगर अनुपात, है ना, CLR मतलब सांविधिक तरलता अनुपात, और OMO मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है। रेपो दर मतलब आपका आरबीआई, आरबीआई अन्य बैंकों को जिस दर से ऋण देगा, और रिवर्स रेपो दर मतलब आरबीआई अन्य बैंकों से जो उधार लेगा जिस दर पर, वो आपका रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हिंदी में आरक्षित नगद अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। और CLR को आपका सांविधिक तरलता अनुपात के नाम से भी जानते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के लिए, साहित्य के लिए, सिनेमा के लिए? तो बताना आप लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर आपका साहित्य हो जाएगा। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया साहित्य, सबका आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ना ये आपका 1965 में, ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था, ठीक है। 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 1965 में, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो, प्रथम, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कब दिया गया था आपको? ये 1965 में दिया गया था, 1965 में। और इसके तहत ना आपका 21 लाख रुपए, है ना, 21 लाख रुपए की राशि भी प्रदान किया जाता है ना। आपका 21 लाख रुपए की राशि इसके तहत आपको प्रदान किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका आपका सही आंसर आपका हो जाएगा जी आपका
साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। सॉरी 21 लाख बोल दिया था जी डायरेक्ट, इसको थोड़ा सुधार लो, 11 लाख है ना, 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हैं, ना कि 21 लाख, है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार देता है? आपातकाल की घोषणा, मृत्युदंड जारी करना, संसद द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति या संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा। देखो आपका अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति क्या करता है, आपका अध्यादेश जारी करता है ना, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, आप लोग को ध्यान रखना है। उसी प्रकार ध्यान रखना आपका अनुच्छेद आपका 2 है ना, अनुच्छेद आपका 2। अच्छा आप लोग बताइएगा कि जो आपका राज्यपाल है, राज्यपाल है, राज्यपाल है, ये किस अनुच्छेद के तहत, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? ये तो मैंने राष्ट्रपति का बता दिया अध्यादेश, मैंने तो राष्ट्रपति का बताया भैया कि राष्ट्रपति है ना, ये अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, लेकिन आपको बताना है कि राज्यपाल है आपका किस अनुच्छेद के तहत आपका अध्यादेश जारी करता है, इसको भी आप लोग को अच्छे से बताना है जी, है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो 1 2 3 के तहत तो राष्ट्रपति करता है आपका, उसके बाद बताना है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाडे, केशव चंद्र सेन या राम मोहन राय? तो ब्रह्म समाज पूछा गया, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ पर राजा राम मोहन राय, ठीक है, जिन्होंने आपका फोर्थ ऑप्शन लगाया, जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया, सबका आंसर सही है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? तो आपका राजा राम मोहन राय जी हुए, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने 1828 से ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, इन्हें भारतीय नवजागरण के अग्रदूत बोलते हैं। देखना इन्होंने कहा आपको 1828 को क्या किया? ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज का गठन किया था। इन्हें ना भारतीय 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 नवजागरण के नवजागरण के अग्रदूत, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के नाम से इसको जाना जाता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था, किसकी? आर्य समाज, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका अगर पूछेगा महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? तो ध्यान रखना इसने आपका एक आपने पढ़ा होगा पूना सार्वजनिक सभा, इन्होंने ना पूना सार्वजनिक सभा इसका इन्होंने गठन किया था, इसकी इन्होंने स्थापना किया था। और केशव चंद्र सेन, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ोगे, तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया था? इन्होंने आपका भारतीय ब्रह्म समाज, ध्यान रखना इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, किसकी जी? भारतीय ब्रह्म समाज, इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो सभी तथ्यों को ध्यान रखना, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे, महादेव गोविंद रनाडे पूना सार्वजनिक सभा, केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, और राजा राम मोहन राय 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा क्वेश्चन वही था, इससे इसका सही आंसर पर डी ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से इसको आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सबको पता होगा, कीमोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी या मनोचिकित्सा, है ना। तो ये चौथा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन। तो कैंसर के उपचार में आपका कीमोथेरेपी किया जाता है, क्या किया जाता है? आपका कीमोथेरेपी किया जाता है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था कौन सी है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत चुनाव आयोग? भारत में सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका संसद हो जाएगा, क्या? संसद, ठीक है। देखो आपका राष्ट्रपति साथ ही साथ आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? आपका सांसद, इन तीनों को मिलाकर सांसद कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जिक्र है, राष्ट्रपति का जो आपका वर्णन हमारे संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है? तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61, इसके पद का वर्णन अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80, लोकसभा का अनुच्छेद 81, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? आपका संसद कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपका संसद कहा जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्या कहते हैं इसको? संसद कहते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया है, सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी ये तो पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो न्याय हेतु कहाँ जा सकता है? आपको सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 के बीच हमारे संविधान में वर्णित है, आप लोग को पता होगा, 124 से 147 के बीच में आर्टिकल। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए जिसमें उन्होंने श्रीमद जाजल देव और गज शार्दुल की उपाधि खुदवाई थी? रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल देव प्रथम या जगत देव?
इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, जिसमें उन्होंने श्रीमद जाजला देव और गज शार्दुल की उपाधि खुदवाई थी? इसका सही आंसर आपका जाजला देव प्रथम। ये आपका आपका बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कलचुरी शासक हुए, ठीक है। ये आपका जाजला देव प्रथम है ना, एक कलचुरी शासक हुए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना आपका त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार करने के लिए, है ना, अस्वीकार करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, श्रीमद जाजला देव और गज शार्दुल की उपाधि उन्होंने खुदवाया था। तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन, जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया, सबका आंसर क्या होगा जी, आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सेकंड है, पानी पी ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे ना, पानी पी रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। चलो, तो जाजलपुर प्रथम है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने आपका जाजलपुर नगर की स्थापना किया था, जिसको आज हम लोग वर्तमान में जांजगीर के नाम से जानते हैं, है ना। और इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करा था। पाली के शिव मंदिर का, इन्होंने पाली के शिव मंदिर का क्या करा था, जीर्णोद्धार करा था। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, जाजलपुर प्रथम, इन्होंने ना छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। सोमेश्वर देव को क्या किया था, इन्होंने पराजित किया था। सोमेश्वर देव को इन्होंने पराजित किया था। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नरेंद्र सेन को किसने हराकर उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस किया था? व्याघ्रराज, भौदत्त वर्मन, वराहराज या आपको स्कंद वर्मन, बताना है। नरेंद्र सेन ये कौन थे पता है? ये आपको वाकाटक नरेश थे। कौन थे? वाकाटक नरेश, ठीक है। तो आपका रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार देखिए तो आपका नरेंद्र सेन को किसने हराया था? नलवंशी शासक भौदत्त वर्मन ने। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया, सबका आंसर सही है। तो रिद्धिपुर अभिलेख से हमको पता लगता है कि आपको नलवंशी शासक भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, ठीक है, पराजित कर दिया था। और इसका बदला लेने के लिए, इसका बदला लेने के लिए क्या होता है, जो आपका देखो मैंने क्या बोला, रिद्धि पर अभिलेख के अनुसार नरेंद्र सेन को किसने हराकर उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस किया था? भौदत्त वर्मन ने, ठीक है। अब भौदत्त वर्मन से बदला लेने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वीशन, पृथ्वीशन आएगा। तो पृथ्वीशन क्या करेगा, ये अपने पिता भौदत्त वर्मन, है ना, ये अपने पिता, सॉरी आपको नरेंद्र सेन, एक बार वापस से बता रहा हूँ, देखो हुआ क्या है। रिद्धि पर अभिलेख के अनुसार ना नरेंद्र सेन को किसने हराया था? भौदत्त वर्मन ने हराया था, और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को नष्ट कर दिया, कर दिया। अब भैया नरेंद्र सेन हार गया बेचारा। अब इसके पुत्र आते हैं, कौन? पृथ्वीसेन। अब पृथ्वीसेन क्या करेंगे, अपने पिता नरेंद्र सेन का बदला लेने के लिए भौदत्त वर्मन के पुत्र अर्धपति भट्टारक, है ना, अर्धपति भट्टारक को क्या कर देते हैं, युद्ध में पराजित कर देते हैं, युद्ध में पराजित कर देते हैं, है ना। और इसके बारे में जानकारी केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या देखते हैं, देखिए, सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, सरब राज, नरेंद्र राज, सुदेव राज या प्रसन्न मात्र। इसका सही आंसर होगा आपको प्रसन्न मात्र। तो आपका प्रसन्न मात्र जी ने क्या किया था? स्वर्ण मुद्रा प्रचलित किया था। ये आपका सरबपुरी शासक के या सरबपुरी वंश के एक प्रतापी शासक हुए थे। इन्होंने प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था, जिसको आज हम लोग वर्तमान में मल्हार बोलते हैं। और कौन सी नदी के तट पर? तो निदला नदी। और निदला नदी का वर्तमान में नाम क्या है? लीलागढ़ नदी, ठीक है, लीलागढ़ नदी का ही प्राचीन नाम था निदला नदी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर पर प्रसन्न मात्र हो जाएगा, ठीक है। बाकी सरब राज्य सरबपुरी राज्यों के संस्थापक हुए थे, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। बिंबाजी भोसले ने परगना प्रणाली की अवधारणा तैयार की थी, तो आपका कथन दो भी सही है। बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रणाली शुरू की, ये गलत है। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में सूबेदारी जो प्रथा है ना, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसको तो आपका वेंको जी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? आपका वेंको जी भोसले, ठीक है, किसके द्वारा? आपका वेंको जी भोसले के द्वारा किया गया था। इसलिए आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा क्या होगा जी? सही है। तो कथन एक और कथन दो सत्य है, जबकि कथन तीन क्या होगा? असत्य हो जाएगा। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाए सबका आंसर आपका सही हो जाएगा, सबका आंसर क्या होगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1758 से 1787 तक कौन था आपका? यही बिंबाजी भोसले जी थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या देखते हैं, चलिए, बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 1923 को, 18 मार्च 1922 को, 15 सितंबर 1924 को, 31 मार्च 1923 को। इसका सही आंसर आपका 31 मार्च 1923। जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ मैं। 31 मार्च 1923 को ना बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या देखते हैं, रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन 1940 में किसके द्वारा किया गया था? तो रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन 1940 में, ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, रविशंकर शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या किया था? आपका रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन 1940 में किया गया था, याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्या देखो, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, पंडित देवकीनंदन झा, रणवीर शास्त्री, परसराम सोनी, अमीरचंद। निम्नलिखित में से कौन रायपुर षड्यंत्र केस के सदस्य थे? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 और 4 और केवल 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? केवल 1, 2 और 3। ठीक है, केवल 1, 2 और 3। चलो, जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया 1, 2 और 3 सबका आंसर सही है। आपका पंडित देवकीनंदन झा, रणवीर शास्त्री, परसराम सोनी, ये सब ना आपका रायपुर षड्यंत्र केस के सदस्य थे। प्रमुख कौन थे आपको याद रखना है? परसराम सोनी जी, बाकी सब सदस्य थे ना पंडित देवकीनंदन झा और रणवीर शास्त्री जी, आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो जी, एक्चुअल में कुछ आगे कुछ अभी कार्यक्रम होगा इसीलिए ना आवाज आएगा, तभी इसी कारण मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। पहला, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है। देखो पहले ही गलत है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जबकि यहाँ पास अरब सागर की शाखा से होती है, जो कि गलत है, पहला गलत है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में औसतन वर्षा 1300 से 1325 मिलीमीटर है, दूसरा सही है। और छत्तीसगढ़ से उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तीसरा भी हमारा सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला तो गलत है। दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा ना बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ठीक है जी, चलो ठीक है, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। टेक केयर, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।